जय हिंद दोस्तों। देखते हैं आज नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम में आज देखेंगे कि कितना क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्या आ सकता है, सभी हम चर्चा करेंगे। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या होता है, तो बने रहिएगा आप लोग। सबसे पहले नंबर सिस्टम देख लें, बेसिक देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि बेसिक से ही क्वेश्चन देता है। क्वेश्चन में हम लोग को बस घुमा फिरा के फंसा देता है। तो देखते हैं क्या होगा। पहले देखेंगे नंबर सिस्टम में अंक देखेंगे। अंक डिजिट किसे कहते हैं? कह रहे दशमलव की वो संख्या, दशमलव की वो पद्धति जिसमें हम प्रतीकों का उपयोग करते हैं और वो सभी अंक हैं। कोई भी जैसे किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम 10 अंकों का प्रयोग करते हैं ना, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसी से तो हमारा जितना भी बनता है, कोई भी अंक बनता है तो इसी से न बनता है। कोई भी अंक लिखेंगे तो इतना सही अक्षर से ही लिखाएगा। तो ये हो गया, हम देख लिए कि अंक किसे कहते हैं, डिजिट किसे कहते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद हो गया आपका कि उसके बाद देखेंगे हम नंबर यानी संख्या। तो संख्या सभी 10 अंकों के विभिन्न प्रकार के समूह में लेने से जो संख्या बनती है, जैसे कोई भी 10 अंक है ना, 10 अंक तो हमारा यही है ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसी से तो हम जितना भी अंक नंबर बनाते हैं, कोई भी नंबर बनेगा तो इसी से तो बनेगा। तो ये हो गया, हमारा नंबर हो गया। अब नंबर में आएगा, इसके बाद आएगा नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या वो सभी संख्या जिनका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n से दर्शाते हैं। तो n जैसे यहाँ n हो जाएगा, n बराबर हम लिखेंगे गिनती संख्या से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह चलते जाएगा। ये हो गया प्राकृतिक संख्या। अब बात है कि यहाँ सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो वो तो एक हो जाए, क्योंकि ये तो एक से स्टार्ट होता है। प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होता है, एक से एक हो गया। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी बड़ी संख्या में एक जोड़ देने से प्राकृतिक संख्या कोई भी मान लीजिए, हम कितना भी मान लेंगे, ये इतना मानते जाएंगे, 0, 0 लगाते जाएंगे कुछ भी, तो इसमें यदि एक हो जोड़ देंगे तो प्राकृतिक संख्या दूसरा हो जाएगा। इसी हिसाब से जोड़ते जाएंगे तो इसका बड़ी प्राकृतिक संख्याओं का ये कोई ये लिमिट नहीं है। तो चलते हैं। तो हो गया नेचुरल नंबर। अब दूसरा हो गया आपका, नेचुरल नंबर के बाद आएगा आपका होल नंबर, जिसे हम कहते हैं कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हम उसको कहेंगे जो जितना भी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिलाने से पूर्ण संख्या कहलाती है। इसको हम W से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ से ये तो प्राकृतिक संख्या हो गया, इसमें ये शून्य मिला दिया है, तो ये हो गया हमारा क्या, पूर्ण संख्या। ये हो गया हमारा पूर्ण संख्या। तो ये हो गया पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या के बाद आएगा पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्या, टोटल प्राकृतिक संख्या जो कि 1, 2, 3, 4, 5 है, तथा सभी शून्य संख्या, नहीं शून्य ये जो यहाँ है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर प्लस 0 प्लस सभी ऋणात्मक संख्या जितना भी होगा, तो ये तीनों समूह को मिलकर जो संख्या बनेगा उसे इंटीजर कहते हैं। तो पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर पूर्णांक जो भी है हिंदी में। तो यहाँ देखिए, ये -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6 चला जाएगा, -7 चला जाएगा, और ये तो 0 हो गया, और ये +1 +2 +3 +4 +5 इस तरह चलते जाएगा। तो इसको हम इंटीजर बोलेंगे इस हिसाब से इसको। अब देखिए इसमें भी आ गया पॉजिटिव इंटीजर किसे कहते हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्या ही धनात्मक पूर्णांक होती है। जितना भी प्राकृतिक संख्या हो तो सब 1, 2, 3, 4, 5 लिखते थे, तो इसमें नहीं कुछ तो इसमें प्लस छुपा है ना, तो इसलिए इसको धनात्मक कहेंगे। तो इसको यहाँ माइनस से नहीं, इसको i प्लस से इसको डिनोट करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह चलते जाएगा।
उसके बाद क्या नेगेटिव इंटीजर, ये तो पॉजिटिव हो गया तो नेगेटिव भी होगा। तो सभी प्राकृतिक संख्या, जो भी मतलब प्राकृतिक संख्या वो ऋणात्मक चिन्ह, जैसे नेगेटिव चिन्ह के साथ आएगा तो उसको लिखेंगे, तो उसको हम ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसको यहाँ आई प्लस से नहीं आई माइनस से डिनोट करेंगे। तो ये इस तरह से -4 1 2 3 -3 -4 -5 -6 -7 इस तरह करके हम इसको लिखते जाएंगे। अब कह रहे हैं कि नॉन निगेटिव इंटीजर उसको कहेंगे सभी धनात्मक पूर्णांक में शून्य शामिल करने पर और गैर ऋणात्मक संख्या कहलाती है। हाँ, गैर ऋणात्मक संख्या कहलाती है। और नॉन निगेटिव हो गया तो नॉन पॉजिटिव भी होगा, क्योंकि यहाँ निगेटिव है तो सभी धनात्मक पूर्णांक में शून्य शामिल कर लिया तो गैर ऋणात्मक कहलाती है, और सभी ऋणात्मक पूर्णांक में शून्य शामिल कर लेगा तो धनात्मक संख्या कहलाती है। अब रह गया कि आपका रेशनल नंबर, वो सभी संख्याएं जो पी व क्यू के रूप में हो या लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ जो है हम लिखे हैं पी बाई क्यू, मतलब पी बाई क्यू को हम क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ 1/2 है 1/2 लिख सकते हैं, जैसे 6/5, और जैसे हो गया आपका 9/16, और यहाँ 16 जो है ये √16 जो है क्या है, √16, तो इसका मान क्या है 4 है। 4 नहीं तो कुछ नीचे 1 है, तो 4/1 हो गया ना। ये 25 है, √25 का मान कितना, √25 का मान कितना होगा, √25 का मान 5 होगा, तो 5/1 लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका परिमेय संख्या। अब देखेंगे वो परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वो परिमेय संख्या वो सभी संख्याएं जैसे पी व क्यू में नहीं लिख सकते हैं, तो परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3 का मान तो 1.73 इस तरह डॉट 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 करके आते रहता है। √11 का मान ठीक सही मान नहीं है, √17 का मान नहीं है, इस तरह करके ये पाई का मान 3.14 ऐसे कुछ होता है, तो ये भी चलते जाएगा, इसका भी कुछ करेक्ट वैल्यू नहीं है, तो ये इसको पी बाई क्यू में नहीं लिख सकते। तो ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर। और रियल नंबर सभी परिमेय संख्या, अब दूसरा देखते हैं रियल नंबर, सभी परिमेय संख्याओं तथा सभी वो परिमेय संख्या को सम्मिलित रूप में जो लिखा रहता है, या सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे R से डिनोट करते हैं। तो R बार क्या लिखेंगे, 0 1 2.5 3/7 2.3 पर पावर वार √15 0.001 इस तरह एक्सेट्रा, ये सब वास्तविक संख्या जो मतलब परिमेय तथा अपरिमेय को सम्मिलित कर लिया। तो ये हो गया वास्तविक सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। वास्तविक संख्या तथा काल्पनिक संख्या मिलकर सम्मिश्र संख्या बनती है, इसे C से निरूपित करते हैं। इसको A + IB के रूप में लिखते हैं। इसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे आगे के क्लास में, क्योंकि ये जो है आगे लेवल का क्वेश्चन है, इसमें अभी इसको ज़रूरत नहीं है। और फिर इवन नंबर देखेंगे, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या कहलाती है। इसे इससे निरूपित किया जाता है। इसको लिखिए, जैसे 2 से ऐसी प्राकृतिक संख्या, यहाँ देखिए ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, तो प्राकृतिक संख्या में क्या आता है 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह आता है। तो उस प्राकृतिक संख्या में जो 2 से भाग लगेगा तो उसको हम सम संख्या कहेंगे। तो जैसे हम 1 में तो नहीं लगेगा, 2 में लगेगा, 4 में लगेगा, 6 में लगेगा। जैसे हम 6/2 लिखेंगे तो 2 3 6 पूर्ण भाग लग गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। जैसे 10 लेंगे 10/2, 2 से 5 दूने 10, रिमाइंडर 0, इसलिए 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इस तरह होते जाएगा। तो ये सम संख्या करते हैं। तो बोल रहे कि अब दूसरा ओड नंबर विषम संख्या, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। इसे ओ से दर्शाया जाता है। जैसे हम वो जो है क्या, वो बराबर क्या लिख सकते हो, 1 में 2 से भागने तो पूरा भाग नहीं होगा ना, 3 5 7 9 11, इसमें 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। और देखिए यहाँ पे है कि इवन और ओड दोनों में ऋणात्मक मान भी सम हो सकता है और ऋणात्मक मान विषम भी हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए -2 रहेगा, बोलेगा सम एक विषम है, तो ये तो सम है ना, 2 से तो भाग लग रहा है ना। और इसमें भी ऋणात्मक में भी जैसे -3 -5 -7 -9 ये सब है, तो ये सब में तो भाग नहीं लगे थे, ये भी
विषम संख्या होगा। अब देखेंगे भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। कह रहे हैं कि भाज्य संख्या वो संख्या जो संख्या स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी भी अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित हो सके। या तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि वो सभी संख्या जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि देखिए यहाँ 4, 8, 12 लिए ना, हम कोई भी ले लेंगे, मान लीजिए 4 है तो इसको क्या 1 से तो ये भाग लगेगा, और ये तो 2 से भी लगेगा, और ये 3 से भी लगेगा, कम से कम 3 से नहीं लगेगा, 3 1 2 और 4 से लगेगा, तो कम से कम 3 हो गया ना। जैसे हम 9 लेंगे 9 भी ये भाज्य संख्या, जैसे कैसे देखिए 1 से जाएगा, 3 से जाएगा, और फिर ये 9 से जाएगा, 9 हो गया। और दूसरा भी देख सके, जैसे हम 12 ले रहे हैं तो 12 को कम से कम 3 से ज़्यादा भी हो सकता, ज़्यादा कितना भी, लेकिन कम से कम 3 होगा। जैसे 1 हो गया, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 12 हो जाएगा। ये देखिए इसका इतना हो गया, तो ये इसको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। अब वो भाज्य संख्या प्राइम नंबर, तो वो सभी प्रकार से जो एक या स्वयं के अलावा किसी से विभाजित ना हो, या तो जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। जैसे जिसका 2 ही गुणनखंड होगा वही प्राइम नंबर होगा। देखिए यहाँ सबसे छोटा 2 है, आप बोलेंगे 2, देखिए 2 का क्या है, या तो ये 1 से घटेगा या तो 2 से, और तीसरा कुछ नहीं घटेगा। 2 से ज़्यादा हो जिसका केवल 2 ही गुणनखंड होगा, जैसे 3 है, 3 का गुणनखंड क्या होगा 1 होगा और 3 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं घटेगा। जैसे 5 है, 5 में क्या होगा 1 से घटेगा, 5 से घटेगा। 7 हो गया, 7 1 से घटेगा, 7 से घटेगा। 11 है, 11 1 से घटेगा और फिर 11 से घटेगा। 13 है, 13 1 से घटेगा और फिर 13 से। ये बस 2 ही गुणनखंड होगा, 2 गुणनखंड के अलावा नहीं होगा इसमें। और जब मूल्य, और 17 है, फिर 23 है, इस तरह चलते जाएंगे। ये हो गया भाज्य संख्या प्राइम नंबर। अब देखेंगे सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या वो संख्या युग्म जिनके आपस में एक के अलावा कोई गुणनखंड ना हो। जैसे हम 5 और 1 11, इसके अलावा इसमें कुछ है, एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है। जैसे हम ले लेते हैं 4 और 8 ले लेते, तो इसमें तो हो जाता है ना जी, 2 से 4 तो 2 से 8 भी, इसका 2 से दोनों में जा रहा है, तो 1 से 1 भी जा रहा है, फिर 4 भी जा रहा है। तो इस तरह ये सहभाज्य संख्या नहीं होगा। इस तरह इसमें देखिए, इसमें भी 1 है, इसमें भी कुछ नहीं है, ये 1 है, एक गुणनखंड है, तो आपस में ये एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या। अब देखेंगे परफेक्ट नंबर किसको कहते हैं। परफेक्ट नंबर वह प्राकृतिक संख्या जिसके सभी गुणनखंड का योगफल उसी संख्या के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए 6 है, 6 का गुणनखंड क्या होगा, 1 से घटेगा, 2 से घटेगा, 2 तिया 6, 3 से घटेगा। तो हम ये है ना 1 2 3, इसको यदि जोड़ेंगे ना तो ये 6 हो जाएगा। 1 + 2 + 3 बराबर 3 2 5 1 6, ये 6 ही होगा। जैसे मान लेंगे दूसरा, मान लीजिए कोई कि परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। मान लीजिए हम ले लेते हैं 8 ले लेते हैं। 8 का क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 2 से घटेगा, 4 से घटेगा, बस। अब देखिए ये 4 + 2 + 1 कितना होगा, 4 2 6 1 7। तो ये क्या है कि ये परफेक्ट नंबर नहीं है। इस हिसाब से लेंगे। जैसे देखिए 28 का 1 हो गया, 2 से कटेगा, 4 7 28, 7 भी हो जाए 14 से, तो 2 1 3 4 7 7 14 14 टोटल 28, तो 28 परफेक्ट नंबर। चलिए आगे देखते हैं, बने रहिएगा। अब कर रहे कि सभी नंबर तो हमने देख लिया, तो ये देखिए प्रथम प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। तो इसका सूत्र होता है, प्रथम प्राकृतिक संख्या क्या होता है, हमने तो अभी जस्ट देखे हम लोग, 1 2 3 4 5 6, इस तरह चलते जाएंगे, ये n तक चलेंगे। n मतलब कोई भी संख्या, जैसे मान ली 10,000 20,000 50,000 या तो 5 10 कुछ भी मान लेंगे। तो इसका सूत्र हो जाता है n × n + 1/n। तो यहाँ पे जो है n, इसका n × 1/n ये हो जाएगा, n × n + 1/2 हो जाएगा। यहाँ जो ये इस जगह है ना, ये मिस प्रिंट हो गया है,
यहाँ हो जाएगा आपका n इंटू एन प्लस 1/2। ये यहाँ पे जो है ना 2 जो है ये मिस प्रिंट हो गया, इसी जगह पे 2 होगा, n इंटू एन प्लस 1/2। तो और प्रथम यदि यही बोल देगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग क्या हो जाएगा, जैसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर चलते चलते चला जाएगा n स्क्वायर तक। तो इसका सूत्र हो जाएगा हमारा ये है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। और यदि बोलेगा ये वर्ग नहीं, ये तो वो वर्ग हो गया, ये क्यूब रूट होगा। यहाँ जो है ना ये भी मिस प्रिंट हो गया है, घन हो जाएगा, ये वर्ग नहीं हो जाएगा, इस जगह पे घनों का योग हो जाएगा। तो 1 क्यू 2 क्यू 3 क्यू 4 क्यू, तो ये n क्यू बराबर हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2 का पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये होता है हमारा सूत्र। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में क्या कह रहे हैं कि कौन निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या है। अब निम्नलिखित में अभाज्य संख्या क्या है, अब देखिए एक तो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, और जीरो को तो आप कुछ कह ही नहीं सकते हैं, ये क्या है। और 53 और अभाज्य संख्या हम किसको कहेंगे, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, तो इसका तो भैया कुछ नहीं होगा, इसका तो एक ही गुणनखंड है, इसका तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और 53 का तो एक ही केवल है, और एक 53 से जाएगा, और ये तो जाएगा 1 से जाएगा, 3 से जाएगा, फिर ये 17 से जाएगा, फिर ये 51 से जाएगा। तो ये तो हो गया, ये हो गया भाज्य हो गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 53। अब करेक्ट निम्नलिखित में से एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या क्या नहीं, अब परिमेय संख्या को हम परिमेय संख्या के लिए क्या करते हैं कि हम p/q में लिखते हैं, p/q में लिख सकते हैं। अच्छा लगे, हाँ, तो इसको क्या करते हैं p/q में लिख सकते हैं। तो ये देखिए ई जो है इसको भी नहीं लिख सकते हैं, ई का मान होता है आपका, ई का भी कुछ मान होता है जो कि, एक सेकेंड मैं बता देता हूँ। ई का मान ई जो है ये भी नहीं है, ये भी नहीं है परिमेय संख्या, इसको नहीं लिख सकते कि ई का मान जो है ये भी इसका 1 पॉइंट समथिंग लॉग लेके निकालना पड़ेगा। इसका भी समथिंग होते रहता है। पाई का भी मान ये भी 3.14 इस तरह होते रहता है इसका भी। और ये इसका √3 को भी नहीं निकाल सकते, पूरा ये भी चलते जाएगा। तो इसलिए इसमें सभी जितना भी है सब निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है, इसमें सभी परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या नहीं है। ये भी परिमेय संख्या नहीं है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी नहीं, उपरोक्त में कोई भी परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि किसी को भी नहीं लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में एक अभाज्य संख्या है। ये अभाज्य संख्या ये आया था आपका CSF का ASI/LDC 2018 में क्वेश्चन आया था, ये 20 सीरीज का क्वेश्चन में आया था। तो इसमें बोल रहा है कि अभाज्य संख्या क्या लिखा, जिसका कम से कम 3 गुणनखंड, उससे ज़्यादा कितना भी हो सकता है। तो 9 देखिए, 9 देखेंगे, ये तो 1 से जाएगा, ये 3 से भी जाएगा, और ये 9 से जाएगा। तो ये तो हो गया अभाज्य संख्या नहीं, ये तो भाज्य हो गया। अब देखेंगे 4 देखेंगे, ये 4 देखेंगे 1 से 2 से 4 से, तो ये भी हो गया भाज्य। तो जब 4 भाज्य हो गए तो 8 भी हो जाएगा, 1 2 4 और 8, ये इसका 4 गुणनखंड हो गया, तो ये भी भाज्य हो जाएगा। और 2 देखिए, 2 का केवल 1 और 2, तो ये हो गया अभाज्य।
अभाज्य संख्या, ये केवल 2 ही होगा जो अभाज्य संख्या होगा। अब करेक्ट सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? तो सबसे छोटा तो 2 ही होगा ना, 2, क्योंकि 0 को तो डिफाइन नहीं कर सकते, ये अभाज्य संख्या नहीं है। और 2 जिसका ये 2 ही गुणनखंड है, इसमें भी देखेंगे, इसका भी 1 3 है, इसका भी 1 7 है, सभी अभाज्य, लेकिन सबसे छोटी तो इसमें 2 ही है, इसलिए इसका भी आंसर 2 ही होगा। ये आया था ASILDC 2019 में। अब देखेंगे कि और इसका क्वेश्चन कैसा आ सकता है। हाँ, यही पूछ सकते हैं ना कि एक क्या है, एक क्या है, तो क्या एक अभाज्य संख्या है? नहीं, अभाज्य संख्या होने के लिए क्या, अभाज्य संख्या होने के लिए इसका 2 गुणनखंड होना चाहिए कम से कम, तो इसका तो एक का कुछ नहीं, एक ही है। और फिर ये ये क्या, एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या होने के लिए हमको क्या 3 गुणनखंड चाहिए कम से कम 3 गुणनखंड चाहिए। और परिमेय संख्या, ये देखिए परिमेय संख्या होने के लिए हम P/Q में लिखने के लिए, तो ये परिमेय तो संख्या नहीं, क्योंकि इसको 1/1 नहीं लिख सकते, ये तो कट जाएगा तो एक ही हो जाएगा फिर, तो ये नहीं, ये ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। अब देखिए यहाँ है कि निम्नलिखित में सबसे छोटी धन सम संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ क्वेश्चन ये भी बोल रहे छोटी संख्या, जैसे छोटी संख्या बोलेगा तो 0 हो जाएगा, और धन बोलेगा तो 2 होगा, ठीक है ना। जैसे धन बोल देगा तो 2 हो जाएगा, और एक तो होगा नहीं, पाए तो होगा नहीं, पाए का मन तो अलग हो जाता है। तब देखेंगे कि सम संख्या 0 बराबर सम संख्या कैसे, आपके मन में सवाल होगा ना। देखते हैं कि शून्य सम संख्या क्यों है, क्योंकि कह रहा है कि सबसे छोटी सम संख्या 0 होगी, क्योंकि 0 सम संख्या की सभी शर्त को पूरा करता है। कैसे पूरा करता है? तो गिनती में जो है हर सम संख्या के बाद विषम संख्या आती है, और हर विषम के बाद एक सम संख्या आती है। कैसे? देखिए जैसे 0 हो गया, ये मान लिया कि सम है, यह तो नहीं भी है, तो देखिए वो एक तो विषम है ना, एक विषम है, उसके बाद 2 सम है, फिर विषम है, फिर सम है, फिर विषम है, फिर सम है, फिर विषम है, फिर सम है, तो ये एक विषम है, तो इसके बाद तो सम ही होगा ना। तो इस हिसाब से तो शून्य एक सम संख्या हुई। नंबर 1, 2 नंबर पॉइंट देखते हैं। एक ऐसा अंक जिसे 2 से भाग देने से शेषफल 0 होता है, तो अतः सम संख्या होगा, क्योंकि किसी भी 0 के 2 से भाग देंगे तो 0 ही, शेषफल 0 बचेगा ना, ये कट जाएगा 0 बार में। जैसे कि मूल्य 4 में देते हैं 2 से भाग, तो 2 दूना 4, 2 बार में कटता है, शेष इसमें 0 हो जाता है। ऐसे देंगे ना, जैसे 4 में भाग देंगे 2 से, तो 2 बार में कट जाएगा, 4 दिया तो 0 शेष बच जाएगा ना। इसी हिसाब से यदि 0 से ये 2 में भाग देंगे, 0 में भाग देंगे 2 से, तो कितना 0 बार में चला जाएगा, तो 0 गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा ना। इस हिसाब से ये भी एक क्राइटेरिया फॉलो करता है। 3 नंबर पॉइंट देखेंगे, किसी भी देखिए यूनिट प्लेस में हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि 10 है, 12 है, 14 है, मान लीजिए 252 है, 250 है, तो ये कैसे देखते हैं, लास्ट वाला अंक देख के हम पता करते हैं ना, ये 2 से भाग लगे पूरा, तो इसीलिए जिसमें 2 8 6 4 2 0 ऐसे रहते हैं, तो इसको हम देख लेते हैं कि सम संख्या है लास्ट में। जैसे इसमें देखिए 0 है, 2 है, 4 है, इस हिसाब से, तो ये भी एक हो गया पॉइंट। और देखिए और आगे पॉइंट देखिए, 4 नंबर पॉइंट देखते हैं। कह रहे हैं कि गणित के एक मूल सिद्धांत है कि 2 सम संख्याओं को जोड़ने, घटाने या गुणा करने से हमेशा सम संख्या ही होता है। तो देखिए जैसे कि यहाँ हम भाग नहीं लिखे हैं, भाग करने से नहीं होगा, क्योंकि यदि हम 6 में भाग देंगे 2 से, तो 2 तिया 6, 3 ये विषम संख्या होगी, यहाँ हम भाग नहीं लिखे हैं। तो देखिए 2 + 0 ये करते थे 2 होता है, 2 - 0 करते 2, ये भी सम संख्या, और 2 - 2 करते थे 0, 2 × 0 करते थे भी जो, क्योंकि हमको सम संख्या यहाँ पे प्रूव करना है। ये भी एक फॉलो कर रहा है। अब देखिए कि करेंगे एक संख्या को सम संख्या कहा जाता है यदि वो 2 के पूर्ण गुणज हो। 2 के पूर्ण गुणज का मतलब जैसे 10 है, मान लीजिए कोई संख्या 10 है, तो 2 है, 2 को कितने 5 से गुना करेंगे पूर्ण गुणज, तो ये क्या 10 हो गया। 2 से मान लीजिए हम 8 ले लेते हैं, 2 × 4 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। मान लीजिए कि 0 लेंगे, तो 2 × 0 करेंगे तभी ना 0 हो जाएगा, तो ये भी एक
फॉलो कर रहा है। ये अतः अतः हम कहेंगे, कह सकते हैं कि जीरो सम संख्या है। और देखिए केवल शून्य ही एकमात्र संख्या है जो वास्तविक भी है, धनात्मक भी है, ऋणात्मक भी है और पूर्णतः काल्पनिक भी है। तो थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।